गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपके लिए अगेन एक नई टेक्निक लेकर आया हूँ। टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर CSIR, DBT, JIF एंड ICMR, ICAR। ठीक है, या गेट के बेस पे देखें तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ICAR का एग्जाम, ICMR का एग्जाम है। ठीक है, तो उसमें भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं बता देता हूँ कि टेक्निक क्या है। टेक्निक है बच्चों आपकी क्रोमेटोग्राफी। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। इसमें से क्वेश्चंस आपके क्या है, आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है एक साल के अंदर, अगर अपन देखें कि चाहे DBT हो, गेट हो, CSIR हो, आपका ICMR हो, ICAR, कोई सी भी एक एग्जाम में ये तो एक क्वेश्चन इसमें मिलेगा ही मिलेगा। इनकेस अगर कोई ऐसा बच्चा है जो DBT भी देता है, जो गेट भी दे रहा है, जो CSI भी दे रहा है एंड ICAR दे रहा है, ICMR दे रहे हैं, आई थिंक सभी देते होंगे। ठीक है, सारे एग्जाम। तो आप लोगों ने वैसे जो बच्चा एकदम सीरियसली एग्जाम पेपर देता है, देन उसको क्रोमेटोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लाइक क्रोमेटोग्राफी में भी आपको जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो है क्या ये क्रोमेटोग्राफी, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है ये क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी बच्चों अगर अपन देखें तो ये क्या करती है, एक तरह से सेपरेशन टेक्निक ही है। ये भी क्या है, एक तरह से सेपरेशन टेक्निक है। ये क्या है, सेपरेशन टेक्निक ही है बच्चों। तो सेपरेशन हमें किसका करना है, सेपरेशन लाइक आपके मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करना है। लाइक मॉलिक्यूल्स में आपके प्रोटीन सेपरेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, आपके न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन के लिए भी हमारे पास क्या क्रोमेटोग्राफी है, लाइक हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रोटीन हो गए, आपके न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है, आपके पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, आपका लिपिड है, आपका लिपिड सेपरेशन करना हो आपको, तो इनमें क्या करते हैं हम, आपके जो मॉलिक्यूल सेपरेशन के लिए आपकी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो लाइक कार्बोहाइड्रेट है, तो हम इसके लिए हर एक के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज सेपरेशन टेक्निक, या हम बोल सकते हैं क्रोमेटोग्राफी इज ए फिजिकल एंड एनालिटिक टेक्निक which is used for separation of component of a mixture by using stationary and mobile phase। तो यहाँ पे स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज क्या है बच्चों, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज का मतलब है यहाँ पे कि आपका क्या है, एक तो होती है आपकी एकदम जो एकदम स्थिर है, जो हिल नहीं रहा है। ठीक है, जो एकदम फिक्स होके बैठा हुआ है, लाइक आपका कॉलम, वो आपका स्टेशनरी फेज की तरह काम करके जा रहा है। एंड मोबाइल फेज मतलब जो आपके मॉलिक्यूल्स हो गए, लाइक आपके प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, जो कि मोबाइल कंडीशन में है, तो उनका बोलते हैं मोबाइल फेज। दो दो टाइप के हैं, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज। अब देखो बच्चों क्या होता है कि एक टेक्निक अगर हम देखें क्रोमेटोग्राफी का, छोटी सी है क्या इसके कोई टाइप नहीं है बच्चों, इसके भी बहुत सारे टाइप है। अगर अपन देखें टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, तो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ लाइक अपन देखें कि आपका जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है या अभी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। तो टाइप में अगर प्लेनर क्रोमेटोग्राफी बच्चे अगर देखते हैं तो उसमें आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी, थ्री लेयर क्रोमेटोग्राफी, अभी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी आपके बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी है, लाइक साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लाइक आपका HPLC एंड गेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इतने सारे क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, अगर हम इनको क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, तो इनके मेथड के बेस पे भी हम इनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लाइक बेस्ड ऑन द शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड। तो हम क्या है कि अगर क्रोमेटोग्राफी बेड की बेस पे हम इसको सेपरेट करते हैं, तो लाइक आपके प्लेनर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर में मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक आपके थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मोबाइल एंड स्टेशनरी फीज, तो मोबाइल एंड स्टेशनरी फीज के बेस पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन पे चले जाए, तो सेपरेशन के बेस पे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, लाइक आपने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आपका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो मैं लिख देता हूँ क्या है एक तरह से ये। ठीक है, लाइक हमने देखा कि टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बच्चों। तो टाइप ए,
टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या देख रखा है बच्चों, एक तो आपका देखा है क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी किसके अंदर है, प्लेनर के अंदर आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ प्लेनर के अंदर, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी आपके कौन कौन से है बच्चों, इसके अंदर भी आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी, एंड इसके अंदर क्या पढ़ा आपने, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये जो बच्चों लेवल की हो गई, अपन कॉलेज लेवल में पढ़ते थे, ये इस पे सीएसआर कभी क्वेश्चन नहीं देने वाला, तो इसको हम देखेंगे मिनी पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये एकदम बच्चे लेवल की है, इस पर क्वेश्चन नहीं आते। लाइक अपन देखते हैं कि एक पेपर ले लेते हैं अपन, A4 साइज का पेपर आप लेते हो ना, तो उसको एक पर्टिकुलर साइज में आप कट कर लो, एंड देन आप क्या करके जाओ, आप जैसे कि ये आपका जो हरी सब्जी होती है ना, ठीक है, उसको आप क्या करो, उसको पीस लो एकदम, ठीक है, एंड देन आप क्या करके जाओ, उसका एक छोटा सा पॉइंट होता है ना, लाइक उसको क्या कर लो, ये देखो ये आपके पेपर ही एक तरह से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऊपर का एक लाइन बना लो, एंड देन यहाँ पे आप क्या करो, पिगमेंट्स पे रख दो। तो आपका जो सैंपल है, लाइक सैंपल आपके जो आपका जो ग्रीन सब्जी होती है ना, वेजिटेबल्स है, उन्हीं को पीसना है, ठीक है, एंड देन उसका एक पर्टिकुलर सैंपल लेना है, एंड देन उसको यहाँ पे डॉट लगा देना है। अब ये डॉट आपने लगा दिया ना, देन इसका एक बीकर लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर आपको उसको ढक के रख देना, एंड देन आप क्या देखोगे कुछ टाइम बाद, जैसे कि हमारे ग्रीन सब्जी के अंदर क्या मिलेंगे आपको, पिगमेंट्स मिलेंगे, जेंथोफिल है, कैरोटीन्स है, ठीक है, फाइकोबिलिन्स है, साइटोएस्ट्रोजेंस है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करें ना बच्चों, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी तीन प्रोसेस है, पर यहाँ पे हम पेपर यूज में नहीं लेते, हम यहाँ पे एक प्लेट यूज में लेते हैं, ठीक है। इस प्लेट पे हम पहले हम क्या करते हैं, सिलिका की लेयर पर लगा देते हैं, ये इसको एकदम वाइट कर देंगे, एंड देन पूरा का पूरा प्रोसेस तीन चीज से कर लेंगे, ठीक है। लाइन अपन एक पर्टिकुलर लाइन अपन खींच लेंगे, एंड देन एक अपना जो सैंपल होगा ना, उसको डॉट टाइप में अपन रख देंगे, यहाँ पे सैंपल लोड कर देंगे। देन कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हमारे येलोइश कलर, ऑरेंज कलर, तो ये अपन को देखने को मिल जाएगा। लाइक अपन को पता है कि ऑरेंज के फॉर कैरोटीन को शो करके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम इससे पिगमेंट्स मॉलिक्यूल सेपरेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तो बच्चा लेवल वाली जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन 11-12 के अंदर, तो ये तो अपन देखेंगे नहीं बच्चों, अपन पढ़ेंगे हाई लेवल फॉर CSIR, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है इसके अंदर, तो अब इसको हमने सेकंड्स पे डिवाइड कर रखी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोल रही है कि कॉलम यूज में लेंगे हम, ठीक है, हम जैसे कांच की ब्यूरेट टाइप में होती है ना, उसको यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब इसके बाद क्या है, आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब आपका जैसे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी आपका, देन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी आपका, इसके अंदर गैस क्रोमेटोग्राफी आपका, इसके अंदर अगर अपन देखें आपका साइड एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी हो गया, आयन एक्सचेंज, रिवर्स फेज, हाइड्रोफोबिक, आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। देखो जितनी भी होगी अपन देखते हैं, मैं मोस्टली आपके सारे के सारे कवर करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। रिवर्स फेज हो गई, साइड एक्सक्लूजन हो गई, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो गई, हाइड्रोक्सी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी हो गई, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे आप क्या HPLC क्रोमेटोग्राफी, HPLC। तो ये सारी क्या है, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी है बच्चों, ये क्या है, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एक बार के लिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या देखते हैं, हमने क्या कहा, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी देख ली कि प्लेनर के बेस पे या कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बेस पे। अब क्लासिफिकेशन करते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड के बेस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड,
अब अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके क्रोमेटोग्राफिक मेथड के बेस पे, तो अब इसमें भी क्या है कि अगर हम देखें कि आपके एक क्रोमेटोग्राफी जो बीट होते हैं ना, क्रोमेटोग्राफी बैड होते हैं, ठीक है। लाइक अपन हम बोल रहे हैं कि प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है या आपका प्लेनर है या कॉलम है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी बेड के बेस पर हम बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन द शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड, ठीक है। तो अगर हम इसके क्रोमेटोग्राफी बेड के बेस पे करते हैं तो प्लेनर आ सकता है, या आपका क्या आ सकता है, प्लेनर आएगा या क्या आएगा, कॉलम आएगा। अगर हम इनको मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज के बेस पे करें, बेस्ड ऑन द इनकी मोबाइल एंड स्टेशनरी स्टेशनरी फेज के बेस पर करूं, तो आपको पता है कि मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज के बेस में आपका क्या आता है, एक तो गैस क्रोमेटोग्राफी आती है, गैस क्रोमेटोग्राफी, एक आती है आपकी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब आपने मोबाइल और स्टेशनरी फेज के बेस पे कर दी, अगर आप इनको मैकेनिज्म के बेस पे, मतलब इसके सेपरेशन मैकेनिज्म के बेस पे, बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म, अगर सेपरेशन मैकेनिज्म के बेस पर अगर हम करते हैं तो आपका जैसे कि आपका इसके आयन एक्शन क्रोमेटोग्राफी जो है आपके, या लाइक आपके साइड एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, तो ये क्या है, ये किसके अंदर है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन के बेस पर कर सकते हैं हम, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, पार्टीशन के अंदर, या हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन के बेस पे, या हम बोल सकते हैं आपकी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी के बेस पर कि पर्टिकुलर आयन की या पर्टिकुलर प्रोटीन की दूसरी प्रोटीन के साथ में क्या एफिनिटी है, इसके बेस पर हम कर सकते हैं हम आयन एक्सचेंज कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं साइज एक्सक्लूजन। ये साइज एक्सक्लूजन जो क्रोमेटोग्राफी है ना बच्चा, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आयन एक्सचेंज पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इतने सारे अगर अपन को पढ़ना है तो एक बार में तो अपन एक लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम आज क्या करेंगे, मेजर अपन क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। मेजर क्रोमेटोग्राफी कौन सी है आपकी, लाइक साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में आपका आज पूरी कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और क्या CSIR या आपका गेट या आपका ICMR ICR इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैं सारे इस पर लूंगा वो, ठीक है। अपन रैंडम क्वेश्चन भी बनाएंगे एंड रैंडम अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वापस देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड लाइक क्रोमेटोग्राफिक बेड या बेस्ड ऑन द शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड, तो इसके बेस पर हमने प्लेनर और कॉलम क्रोमेटोग्राफी दी। बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है आपकी, या तो मोबाइल या स्टेशनरी चीज, तो इसमें हम क्या हमने क्या लग दिया, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। या बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म, तो सेपरेशन मैकेनिज्म के बीच में हम पार्टीशन करके हम कर सकते हैं, ठीक है। हम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी लाइक यूज कर सकते हैं, साइज के बेस पर हम कर सकते हैं, आयन के बेस पे कर सकते हैं, या एफिनिटी के बेस पे कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन की दूसरी प्रोटीन के साथ में क्या एफिनिटी है। लाइक अपन एंटीजन एंटीबॉडी की बात करते हैं, बहुत सारा प्रोटीन एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखते हैं कि उनके बीच की एफिनिटी कितनी है, तो उसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार नोट करो, फिर अपन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी करते हैं। अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देखेंगे बच्चों क्या, आपका साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब बच्चों क्या साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का नाम क्या ऐसे ही आएगा, देखो जब भी क्वेश्चन आता है ना तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी लिखा आ सकता है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, या मॉलिक्यूलर स्यू क्रोमेटोग्राफी। मतलब कुछ भी नाम से आए आपको समझ जाना है कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है, ठीक है। जेल फिल्ट्रेशन हम बोल सकते हैं, जेल परमिएशन बोल सकता है, मॉलिक्यूलर स्यू क्रोमेटोग्राफी बोल सकता है, ये सारे के सारे नाम एक ही क्रोमेटोग्राफी के हैं। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी
पहली बात नाम से ये बता रहा है कि साइज के बेस पे हमें क्या करना है, सेपरेट करना है यहाँ पे। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन बता दूं बच्चों। ये देखो, ये एक ब्यूरेट लाइक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। एंड देन इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे बीड्स हम क्या करते हैं, बीड्स भर देते हैं। क्या है, ये बीड्स है। अब ये बीड्स क्या करके जाएंगे, ये बीड्स क्या करते हैं, ये देखो ये बीड्स भर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि एक लॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारी ट्यूब है, ये ट्यूब बहुत सारी है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो किससे कनेक्टेड है, ये एक मोटर से कनेक्टेड होता है, ये मोटर से कनेक्टेड होता है। और ये मोटर कनेक्टेड होती है, ये मोटर कनेक्टेड होती है एक ट्यूब से। ये इसमें वाटर है, इसमें क्या है, ये वाटर है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें पता है कि ये क्या होता है, एक तरह से ये मोटर है, ये फ्लो रेट डिसाइड करती है। ये क्या करती है, फ्लो रेट डिसाइड करती है कितना वाटर है, कितना बफर हमें कितने टाइम के लिए हमें सेंड करना है। कि 1 मिनट में 1 ml सेंड करना है, 1 ml इन 1 मिनट, 2 ml इन 1 मिनट, 3 ml इन 1 मिनट। तो कैसे आपको, या हम बोले कि 1 ml इन 10 मिनट, 1 ml इन 5 मिनट। तो ये डिसाइड करेंगे इस फ्लो रेट के थ्रू, इस मोटर के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कितना आपको बफर या कितना पानी आपको 1 मिनट में या 10 मिनट में आपको इस ट्यूब के अंदर आना है। क्योंकि जितना इस ट्यूब के अंदर पानी आएगा, लाइक अपन या बोले हम बफर आएगा, उतना ही ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इसके अंदर आएगा, इस ट्यूब में आएगा। डन है यहाँ तक। अब देखो क्या है, ये है मेरी क्या, बीड्स। ये क्या है, बीड्स है बच्चों, ठीक है। एंड ये देखो, ये मेरी क्या है, ब्यूरेट की वॉल हो गई। एंड ये देखो, ये गैप है ना, गैप को हम बोलते हैं वॉइड्स। तो देखो, एक बीड्स की अपनी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी, वॉल की भी अपनी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी। एंड आपकी जो गैप है ना, गैप जिसको हमने वॉइड्स बोला, तो वॉइड वॉल्यूम भी होती है। तो यहाँ पे इस ब्यूरेट के अगर टोटल वॉल्यूम की बात की जाए कि टोटल वॉल्यूम क्या है इसकी, तो टोटल वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाएगा कि बीड्स वॉल्यूम प्लस वॉल वॉल्यूम प्लस आपका वॉइड वॉल्यूम, ठीक है। और हमेशा देखना कि आपको जो वॉल वॉल्यूम होती है वो 0 होती है हमेशा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो आपकी बीड्स हो गई। अब बच्चों ये बीड्स भी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार इस पे भी हमें घुमाता है। कैसे घुमाता है, इस बीड्स की भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है बच्चों, कि ये बीड्स जो आपको दी है ना, ये क्या है, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ये बीड्स क्या है, ये रेजिन ही है। ये क्या है, रेजिन है। ये क्या है, रेजिन है। तो ये भी डिफरेंट क्वालिटी के रेजिन होते हैं बच्चों। लाइक हम बात करें सल्फाटेक्स, जिसको हम बोलते हैं डार्कस्टोन, तो डार्कस्टोन की भी डिफरेंट क्वालिटी है। ये कैसे बिकती है मार्केट में, मैं बात करूं कि आपकी बीड्स में एक तो हो गए आपकी क्या, सल्फाटेक्स में, या मैं बोलूं डार्कस्टोन। तो ये भी मार्केट में डिफरेंट टाइप के कैसे सेल हो रही है। लाइक आपका G10 कि अगर आपको बोले G10 आप बीट्स दे दो, G10 आप क्या दे दो, क्रोमेटोग्राफी बीट्स दे दो, या G25 दे दो, ऐसे ऐसे बिकती है। G50 दे दो, G75 दे दो, ठीक है, G150 दे दो बच्चों, या G200। अब ये इन सबका भी काम पर्टिकुलर सबका अलग है। लाइक अगर मैं बात करूं, इसका काम है डीसॉल्टिंग करने का, ठीक है। डी मतलब हटाना, सॉल्ट के प्रेजेंस के अंदर आप क्या कर रहे हो, किसी प्रोटीन को फ्रैक्शनेशन करके जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, G50 है ना, ये G50 आपका पेप्टाइड सेपरेशन में हेल्प करता है। किसमें, पेप्टाइड के सेपरेशन के अंदर, ठीक है। और रिमेनिंग ये आपके जो G75, G150, G200 है, ये प्रोटीन फ्रैक्शनेशन में काम आते हैं बच्चों। किसमें काम आ रहे हैं, प्रोटीन फ्रैक्शनेशन, ठीक है। एक तो आपकी हो गई, फर्स्ट तो आपकी हो गई सल्फाटेक्स, ठीक है, सल्फाटेक्स या डार्कस्टोन हो गई। एक होती है आपके सेफारोज, एक होती है क्या बच्चों, एक होती है सेफारोज। मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं सेफारोज। सेकंड नंबर की क्या होती है, सेफारोज। अब सेफारोज भी डिफरेंट टाइप की है। सल्फाटेक्स के अंदर, डार्कस्टोन के अंदर G10, G25, G50, G75, G150, G200 ऐसे में गई। एंड सल्फाटेक्स के अंदर आपको आती है 6B, किस नाम से आती है, 6B दे दो, 6B सेफारोज दे दो, 4B सेफारोज ले लो, या 2B इस नाम से आती है बच्चों। ये जब भी आप लैब में काम करोगे, या कोई बच्चा यहाँ पे लैब में काम कर चुका है, तो
वो आपको ऑलरेडी बताएगा कि हाँ इसे ऐसे ही नाम से आप क्या होता है, क्या उस पैकेट पे ये लिखा होता है सेफाडेक्स या सेफारोज GB 4B 2B। तो ये क्या करते हैं दोनों के दोनों, ये प्रोटीन फ्रक्शनेशन में काम आती है। ये क्या आती है, प्रोटीन के फ्रक्शनेशन में, प्रोटीन फ्रक्शनेशन में काम आती है बच्चों ये, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं किसकी 2B की, तो 2B भी फ्रक्शनेशन करता है। 2B किसका फ्रक्शनेशन करेगा, ये करेगा न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड फ्रक्शनेशन में काम आ रही है। समझ में आया, कि आपका न्यूक्लिक एसिड है उसका फ्रक्शनेशन करना है तो आप क्या दे सकते हो, 2B दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी और भी है, अगर मैं बताऊं तो आपकी एक होती है बायोजेल, सर लिख दो यहाँ पे बायोजेल, जगह है तो यहाँ लिख सकते हैं। तो बायोजेल के अंदर भी आपकी क्या आते हैं, दो टाइप की है, P2 एंड P4। P4 ये दोनों के दोनों काम क्या करते हैं, डिसॉल्टिंग करने का काम करते हैं, डिसऑर्डरिंग में काम करते हैं। अभी एक और है सेफाक्रिल, ठीक है, सेफाक्रिल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, फोर्थ नंबर लिख देता हूँ सेफाक्रिल। सेफाक्रिल भी बहुत टाइप की है। अगर अपन देखें कि ये कैसे है, ये है क्या S100 HR, ऐसे आती है S100 HR, S200 HR, S200 HR। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों आप आने वाले टाइम के फ्यूचर हो, भविष्य हो, आपको सारे चीज पता होनी चाहिए। इनके कोई बच्चा लैब में जाता है और उसको गाइड बोलता है उसको कि भाई आपको ये पता है, आपको बोलना चाहिए कि हाँ हमें आता है, हमने सुन रखा है ये कि क्या है ये। अगर उसने बोला कि जाओ S500 HR लेकर आओ, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है S500 HR क्या होता है। तो ये S500 HR मतलब सेफाक्रिल की बात की जा रही है, और ये सारे के सारे है ना ये वाले, ये क्या करते हैं आपका प्रोटीन एंड पेप्टाइड फ्रक्शनेशन में हेल्प करते हैं। ये किसमें हेल्प कर रहे हैं, प्रोटीन एंड पेप्टाइड फ्रक्शनेशन में हेल्प करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या मॉलिक्यूलर ट्यूब क्रोमेटोग्राफी, हमने कहा कि चारों का नाम एक ही है। हमने कहा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने क्या देखा कि एक बुलेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके साथ में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये ऐड हो रखी है, ठीक है। ये किससे ऐड हो रखी है, मोटर से। मोटर क्या डिसाइड कर रही है, फ्लो रेट, कितना वाटर आपको यहाँ से भेजना है अंदर के साइड ताकि फ्लो इंक्रीज हो सके। एंड देन ये किससे कनेक्टेड है, ट्यूब से, ठीक है, जिसके अंदर वाटर है, ठीक है। एंड देन हमने देखा इसके अंदर क्या बीड्स हमने फिल कर रखा है, बीड्स की एक पर्टिकुलर अपनी वॉल्यूम होगी वाटर ऑब्जर्व करने की, ठीक है। एंड आपकी गैप के अंदर एक पर्टिकुलर वाटर होगा, तो वाटर की भी आपके जो गैप है उसके भी वॉइड की भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी, आपकी वॉइड के ऊपर भी जो इंटरेक्शन हो रहा है तो उसकी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। तो हमने देखा कि ब्यूरेट के अंदर टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, हमने बोला एक तो बीड्स की वॉल्यूम काउंट कर लो, एक वॉल वॉल्यूम काउंट कर लो, एक वॉइड वॉल्यूम काउंट कर लो, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी। फिर दिमाग में क्या आया कि ये बीड्स क्या है, ये बीड्स क्या है, ये सेपरेशन में कैसे हेल्प कर रही है। तो हमने कहा ये बीड्स क्या होती है, लाइक रेजिन ही होती है बच्चों। तो रेजिन के अंदर हमने देखा कि रेजिन में भी क्या है, क्या सेफाडेक्स है, आपका सेफाक्राइल है, बायोजेल है, सेफारोज है क्या। तो देखो बच्चों कि अगर देखा जाए कि सेफाडेक्स, तो सेफाडेक्स का बैकस्टोन है। तो कई बार सीएसआई क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ ए रिसर्चर ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट इट विल टेक G10 it will take G10 सॉरी G10 या G25 या G50 G75 इसका नाम दे देगा। अब भाई साहब अगर ये नाम दे रखा है ना बच्चों, ध्यान से सुन लेना, अगर ये नाम दे रखा है तो ये नाम नहीं देगा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि G10 का काम क्या है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में आता है। आपको पता होना चाहिए G75 का काम क्या है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में काम आता है। या तो इन चारों में से एक नाम दे देगा तो भी आपको समझ में आ गया कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, या इनमें से एक नाम दे देगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां देखने को मिलेगा कि रिसर्चर ने G10 आपकी क्रोमेटोग्राफी बीड यूज में ली है, एंड देन उसने ए और बी प्रोटीन ली है, एंड देन चेक कर लो कि क्या है रिजल्ट, क्या आएगा, कौन सी प्रोटीन पहले सेपरेट हो रही है। तो बच्चों ये भी थोड़ा बहुत नॉलेज में आना चाहिए कि ये जब बीड्स की थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। बायोजेल में भी दो होती है, P2 एंड P4, डिसऑर्डरिंग में हेल्प करती है। सेफा जो सेफारोज होता है, सेफारोज लाइक आपका एगारोज ही है, ये आपका एगारोज ही है, ये क्या है आपका एगारोज।
तो एगारोज में भी हमने देखा 6b 4b एंड 2b है। तो बच्चों देखो हर एक का काम भी अलग है। डीसॉर्टिंग करने के लिए G10 एंड G25 चाहिए। पेप्टाइड के फ्रैक्शनेशन करना है, दो पेप्टाइड अगर एक ही ट्यूब के अंदर है, एक ही ट्यूब के अंदर दो पेप्टाइड दे दिया जाए तो आप कौन सी बीट्स यूज में लोगे? क्या G25 देके आप पेप्टाइड सेपरेशन कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? G50 लेना पड़ेगा बच्चों। समझ में आ रहा है? अगर आपको प्रोटीन फ्रैक्शनेशन करना है तो प्रोटीन फ्रैक्शनेशन 3 प्रोटीन या 4 प्रोटीन एक साथ इस ट्यूब के अंदर डाल दी जाए एंड देन बोला जाए कि सेपरेट कर दो, तो हम क्या ले लेंगे? G75 ले सकते हैं, G150 ले सकते हैं, G200 ले सकते हैं। बहुत ही आगे की बता रहा हूं, अभी तक कोई नहीं बताता ये बच्चों आपको। ठीक है, तो अपन को ये भी पता होना चाहिए अगर डीसॉर्टिंग करना है तो कौन से बीट्स है? G10 एंड G25 बीट्स यूज में लेंगे अपन। ठीक है, ज्यादा नोटिस मत करना, बस इसमें से ये पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसी कोई बीट्स होती है जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में यूज में ली जाती है, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट ये आ जाता है। ठीक है, अगर हमारे बायोजेल की बात की जाए तो P2 एंड P4 क्यों यूज में ले रहे हैं? डीसॉल्टिंग के लिए। अगर हम सैफारोज की बात की जाए, एगारोज की, तो एगारोज में 6b एंड 4b रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्रोटीन फ्रैक्शनेशन एंड 2b रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन। एंड सैफाक्रिल की बात की जाए तो सैफाक्रिल में भी S100 HR, S200 S300 400 500 HR होते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्रोटीन एंड पेप्टाइड फ्रैक्शनेशन। आया बच्चों समझ में? ये नोट कर लो, फिर देन अपन इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं अपन। ये देखो मैंने क्या लिया है, मैंने वापस से ये देखो ये ब्यूरेट लिए, ये ब्यूरेट है अपनी। ठीक है, ये अपनी ब्यूरेट है बच्चों, और यहाँ पे क्या है? ये अपनी ट्यूब्स है। ट्यूब क्या एक ही होगी? बहुत सारी ट्यूब है बच्चों, ये बहुत सारी ट्यूब है, ये बहुत सारी ट्यूब है। यहाँ पे एक रोटेशन के लिए होती है कि 1 मिनट के बाद या 1 सेकंड के बाद हम इसको सेपरेट, हम इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये ट्यूब चेंज हो जाएगी। या आपको क्या करना पड़ेगा? कोई लैब अगर छोटी मोटी लैब है तो कुछ नहीं है, अपन क्या करेंगे अपने हाथ से ही क्या करते हैं? ट्यूब चेंज करते हैं। हर 1 मिनट के बाद में ट्यूब चेंज करेंगे, हर 1 मिनट के बाद। क्यों करेंगे अभी बता देता हूँ। आपको पता है बच्चों इसके अंदर यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पर अपने क्या होंगे? बीट्स प्रेजेंट होंगे। आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होगा? बीट्स होंगे। अब बच्चों देखो क्या है, ये बीट्स है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करें? यहाँ पे नोजल टाइप, ठीक है, स्ट्रक्चर है। एंड देन यहाँ पे हमने देखा कि ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर क्या है? आपके प्रोटीन है। ये देखो, ये मैंने बड़े साइज के प्रोटीन बनाए, लार्ज साइज प्रोटीन बनाए, और ये मैंने बनाए छोटी साइज के प्रोटीन बच्चों। ये मैंने बनाए छोटी साइज के प्रोटीन बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसको सेपरेट करना है तो कौन सेपरेट होगा? तो हमने लार्ज साइज प्रोटीन बना ली, हमने स्मॉल साइज प्रोटीन बना ली। अब इस प्रोटीन को हमने बच्चों इसके अंदर, मतलब इस ट्यूब को हमने क्या करा? इसके अंदर क्या करा? इंसर्ट कर दिया। अब देखो बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लार्ज साइज प्रोटीन तो क्या होगा? भीड़ में फंस जाएगी एंड देन स्मॉल साइज वाली पहले आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जो क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल साइज वाली प्रोटीन होती है ना, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? आपके स्मॉल साइज वाली प्रोटीन भी आ गई इधर इस ट्यूब के अंदर, और यहाँ पर आपके लार्ज साइज वाली प्रोटीन है ना, लार्ज साइज वाली प्रोटीन, ये भी आ गई इधर। अब लार्ज साइज वाली प्रोटीन क्या होती है बच्चों? हमेशा वॉइड में से ट्रेवल करती है। कहां से ट्रेवल करेगी? वॉइड में से, मतलब गैप में से। तो यहाँ पे ये देखो इस सेल के अंदर गैप आ गया, यहाँ पे इस गैप से गई, इस गैप से गई। अब गैप से होते 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 ये ट्रेवल कर रही है एंड देन पहले सबसे पहले कौन आ जाएगी? लार्ज साइज प्रोटीन आती है, क्योंकि वो गैप मतलब आपके वॉइड में से ट्रेवल कर रही है, वॉइड में से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एंड स्मॉल साइज प्रोटीन क्या बोल के जा रही है? स्मॉल साइज प्रोटीन बोल रही है कि मैं तो बीड में से होते हुए आ रही हूँ, बीड में से देखो, बीड में से अंदर से होते हुए ट्रेवल कर रही हूँ। तो अगर अंदर से होते हुए ट्रेवल करेगी तो क्या होगा? इसको आने में, इसको नीचे आने में टाइम लग जाएगा एज कम्पेयर टू वाइड। एक तो अगर मुझे बोला जाए कि आपको एकदम खाली जगह है वहां से निकलना है, तो आप, मैं क्या करूंगा? एकदम इजीली निकल जाऊंगा, इजीली मूव कर दूंगा। बट अगर मुझे बोले कि आपको किसी के अंदर से होते हुए आना है, समझ में आ रहा है? तो अगर आप अपन किसी के अंदर से होते हुए निकलेंगे, या कोई मॉलिक्यूल किसी की चीज के अंदर से होते हुए जाएगा, रेजिन के अंदर से होते हुए जाएगा, तो उसको नीचे आने में टाइम लग जाएगा। एक तो बोले मैं बहुत फास्ट आ रहा हूँ, एक बोले मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बीट्स के अंदर से होते हुए ट्रेवल करना है। तो स्मॉल साइज वाली जो प्रोटीन होती है, लार्ज साइज जो प्रोटीन है, लार्ज साइज जो प्रोटीन है वो कहां से ट्रेवल कर रही है? लार्ज साइज प्रोटीन ट्रेवल कर रही है वॉइड में से। एंड स्मॉल साइज जो है,
वॉइड बोल दो या गैप बोल दो, गैप में से ट्रेवल कर रही है। एंड स्मॉल साइज जो प्रोटीन है, स्मॉल साइज वाली बच्ची, वो कहाँ से कर रही है, वो आपके बीट्स में से ट्रेवल कर रही है, बीट्स में से होते हुए नहीं कर रही है। तो जो बीट्स में से आएगी, जो बीट्स में से ट्रेवल करेगी, तो ये क्या करेगी, टाइम लगेगा, इसको टाइम टेकन है नीचे आने में। और ये क्या होगी, एक तरह से फास्ट मूव करेगी, फास्ट मूव करेगी बच्चों। डन है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बच्चों, हमने क्या करा है, हमने दो प्रोटीन लिए हैं यहाँ पे, ए प्रोटीन और बी प्रोटीन, ठीक है, ए प्रोटीन और बी प्रोटीन, ठीक है, दिख रही है। मैं रेड, ये रेड कलर है देखो बच्चों, छोटा वाला, मे भी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये तो एक ए प्रोटीन है और एक कौन सा है, ये जो बड़ी साइज वाली है बी है। अब देखो बच्चों, हमने क्या करा, हम इसकी सेपरेशन करने जा रहे हैं, हम इसका सेपरेशन करने जा रहे हैं। मैं थोड़ा यहाँ से मिटाऊंगा, ये आप नोट कर लो यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, ये आपने नोट कर ही लोगे, ठीक है। अब देखो ये मिटा दो, तो दो प्रोटीन लिए। अब मैं हाउ विल नो कि प्रोटीन सेपरेट हो गई है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम ऑप्टिकल डेंसिटी आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोटीन की ऑप्टिकल डेंसिटी, ओडी आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे 1 नंबर ट्यूब, 1 नंबर ट्यूब, 2 नंबर ट्यूब, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी ट्यूब है, पता है। एंड यहाँ पे हमने क्या करा है, ये आपको पता है, ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड किससे है, ये कनेक्टेड किससे है, ये एक मोटर से कनेक्टेड है। एंड मोटर किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर एक ये वाटर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने फ्लो कर दिया, हमने फ्लो चालू कर दिया, और हमने फ्लो रेट रख दी, यहाँ पे फ्लो रेट रख दी है लो 1 ml पर मिनट, 1 ml कितने मिनट में, 1 ml कितना है, 1 मिनट में, 1 ml 1 मिनट में आएगा। अब देखो क्या है, अगर यहाँ से आगे प्रोटीन आना स्टार्ट हुई है और आपने यहाँ से ओपन कर दिया है, तो देखो यहाँ पे आपने प्रोटीन इंसर्ट ही करी थी, तो एकदम डालते तो नीचे आएगी नहीं बच्चों, आपको ये पता है। तो मैंने ट्यूब नंबर 1, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब है, ये नंबर ऑफ ट्यूब है बच्चों, नंबर ऑफ ट्यूब से मैंने नंबर ट्यूब नंबर 1 में देखा, ऑप्टिकल डेंसिटी चेक करी, 0 आई, 2 में देखा 0 आई, 3 में देखा 0, 4 में देखा 0, ऐसे करते करते 10 तक चला गया, 10 में भी 0, क्योंकि आप कितना ml निकाल रहे हो, 1 ml 1 मिनट, 1 ml 1 मिनट, ज्यादा आप ले नहीं रहे हो। फिर मिक्सचर नीचे ये सेपरेट कर रहे हैं, ए प्रोटीन को बी प्रोटीन से सेपरेट कर रहे हैं। अगर मैं फ्लो रेट हाई कर दूंगा ना, तो मिक्सचर मिल सकता है मुझे, ठीक है। देन मैंने देखा 11 से लेकर के 11 से लेकर 15 तक चला गया 0, मेरे को लगा प्रोटीन आई है नहीं आई है, प्रोटीन है भी है नहीं। जैसे मैं 16 में गया, 16 वाले ने मुझे बॉडी दी थी 0.1, ठीक है। 17 यहाँ पे चला रहा हूँ, ये बहुत छोटा पड़ेगा। 17 में गया, 17 ने दी 0.2, 18 में गया, अब प्रोटीन आना स्टार्ट हो गई है, मतलब आपकी प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। आप लोगों ने बीएड लैम्बर्ट लो तो पढ़ा ही है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन एंड क्यूवेट लेंथ। तो सेम इसको ही थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई कर लो कि आपकी जो ओडी आ रही है, आपकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी आ रही है, वो क्या है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है ना। ओडी जो आपकी जो एब्जॉर्प्शन है, ओडी है, वो डिपेंड करेगी कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो धीरे धीरे प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा आने लग गई। पहले क्या है, तो कुछ ही आए थे यहाँ पे, प्रोटीन एक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है बच्चों। तो पहले वाले ट्यूब में तो बहुत ही कम मिलेंगे। देन धीरे धीरे ओडी क्या हो गई, इंक्रीज होने लगी। 0.4, 20 वाले में देखा 0.5, 21 में देखा 0.6, 22 में 0.7, 23 में 0.8, 24 0.9, 25 तो 1.0, ये सबसे हाईएस्ट ओडी होती है 1.0। अब देखो 26 में देखा मैंने, 26 में 1.0, 27 में गया, 27 के पास गया, 27 कितनी ओडी है, 27 में बोल रहा है अभी भी 1.0, या अपन अब करते हैं चलो 1.0। 28 के पास गया, इसने कहा अब क्या होगा, 1 वाली जो प्रोटीन है वो आ गई, अब वो धीरे धीरे खत्म भी तो होगी, तो खत्म हो रही है तो हमें ओडी क्या होगी, कम मिलने लग जाएगी। तो 0.9, 0.8, 0.8 के बाद 0.7, 0.6, 0.5 एंड 33 वाले ट्यूब के अंदर 0.4, 34 वाले ट्यूब के अंदर 0.3, 35 के अंदर 0.2, 36 के अंदर 0.1, 37 के अंदर आपको 0.0। अब देखो वापस 0 मिल रही है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ वापस से 38 नंबर ट्यूब, 38 नंबर ट्यूब, ठीक है।
ठीक है बच्चों। अब देखो 38 बोल रहा है 0, 39 बोल रहा है 0, 39 से मैं आ गया 50 तक, 40, 41, 42, 43, 0। मेरे को लग रहा कि सेकंड वाली प्रोटीन आई भी है या नहीं, डाले तो थी मैंने इसके अंदर, पर आ रही है नहीं आ रही है पता ही नहीं। मैं यहाँ से 60 तक चला गया 0.0, मैं एक्सपेरिमेंट बंद करने ही वाला था, बट जैसे ही मैं 61 वाली ट्यूब में गया मेरे को ऑडी दे दी इसने। मतलब स्मॉल साइज की प्रोटीन आने में टाइम लग रहा है। हाँ क्यों टाइम लग रहा है, बीड्स में से होके आ रही है ना बच्चों, अगर बीड्स से होके आएगी तो टाइम टेकन तो होगा, वो तो आपकी गैप में तो होके आई थी, तो वो बहुत जल्दी आ गई। बट ये कहां से होके आ रही है, ये आपके बीट्स से होके आ रही है, तो टाइम ले रही है। तो 62 ट्यूब वाले में गया 0.2, 63 में देखा 0.3, 64 0.4, 65, 66, 67, 68, ये ट्यूब नंबर है बच्चों। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बच्चों, देखो ऑडी इंक्रीज हो रही है, ऑडी इंक्रीज। अब देखो 1.0, 71 वाले में भी 1.0, 72 वाले में 1.0, मतलब हाईएस्ट ओडी कौन सी ट्यूब में देखने को मिल रही है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन कहां देखने को मिलेगी 71, 70 और 72 के अंदर। अगर प्रोटीन ए की हाईएस्ट कंसंट्रेशन देखे तो कहां देखने को मिली है हमारे को, प्रोटीन ए की हाईएस्ट कंसंट्रेशन हमें देखने को मिली है 25 नंबर ट्यूब के अंदर, 26 एंड 27 के अंदर। ठीक है, एंड 73 के पास गया, 74 के पास। अब देखो ओडी क्या हो गई, वापस से डाउन होना स्टार्ट हो गई, 0.8, 0.8, 74, देन 75, 75 के पास गया, 75 बोल रहा है ओडी कम हो रही है, ओडी कितनी है 0.7, 76 बोल रहा है 0.6, 77 वाले बोले 0.5, 78 ट्यूब में मेरे को 0.4 देखने को मिली, 79 में 0.3 ओडी, एंड 80 में मेरे को मिली है 0.2, एंड 81 में 0.1, 82 के अंदर 0.0, 83 में 0.0, 84 में भी 0.0, ऐसे करते हुए 90 तक देखा, 90 में भी 0 आ रही है, ऐसे करते हुए 100 में देखा, 100 में भी और 0 आ रही है। दैट मीन प्रोटीन बी कहाँ खत्म हो गई थी, 81 वाली ट्यूब के अंदर प्रोटीन खत्म हो गई थी। समझ में आ रहा है, प्रोटीन कहाँ मिलना स्टार्ट हो गई थी आपको, दो प्रोटीन थी, प्रोटीन ए 1 नंबर ट्यूब में देखा 0 0 0 0 0, 16 वाली ट्यूब में मेरे को ऑप्टिकल डेंसिटी आना स्टार्ट हो गई थी, तो 0.1 16 वाले में प्रोटीन ए, यहाँ से कौन आना स्टार्ट हो गया था, प्रोटीन ए यहाँ से आना स्टार्ट हो गया था बच्चों, यहाँ से प्रोटीन ए आना स्टार्ट हो गया था, यहाँ से प्रोटीन ए आना स्टार्ट हो गया था। देन यहाँ से देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ऐसे देखा जाए तो हाईएस्ट ओडी हमारे 25, 26 एंड 27 में देखने को मिली है, किसकी, प्रोटीन ए की। ठीक है, एंड देन 28, 29 ऐसे करते करते डाउन कब हो गई, कब खत्म हो गई है, 37 वाली ट्यूब के अंदर बिल्कुल ही 0 हो गई है। देन हमने देखा 38 में भी नहीं आ रही है, ऐसे करते करते देखा अब प्रोटीन बी कहां से मिलना स्टार्ट हुई, तो प्रोटीन बी मिलना स्टार्ट हुई है 61 से, 61 से मुझे प्रोटीन बी मिलना स्टार्ट हुई है बच्चों। देन 61 से हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहां है प्रोटीन की, हाईएस्ट कंसंट्रेशन कौन से ट्यूब के अंदर है, तो ये देखो बच्चों 70 से लेकर के 72 तक हमारी हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या कंसंट्रेशन है। ठीक है, एंड देन क्या होगा, देन हम देखते हैं, ये देखो नीचे आगे क्योंकि हम देखते जा रहे, देन प्रोटीन बी कब खत्म हो जाएगी, प्रोटीन बी खत्म हो जाएगी 82 वाली ट्यूब के अंदर, प्रोटीन बी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब इसके बेस पर हम क्या करेंगे, हम एक क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे, ये रीडिंग हमें कहाँ देखने को मिले, ग्राफ पे आ रही है, ग्राफ पे। तो ग्राफ क्या है उसको बताने से पहले एक बार के लिए नोट कर लो बच्चों, एंड देन मैं क्या करूंगा, इस छोटे से पोर्शन को मिटाऊंगा, रीडिंग रखूंगा बस यहाँ पे, ये मिटा के मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, अगर मैं अब ग्राफ देखता हूं, ये देखो ये ग्राफ में खींच रहा हूं, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये तो है मेरी नंबर ऑफ ट्यूब्स, और यहाँ पर है ऑप्टिकल डेंसिटी, ओडी। ठीक है, हमने ओडी ली है क्योंकि प्रोटीन की हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोटीन परसेंट है तो हम ओडी चेक कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, जब मैं ग्राफ चेक कर रहा था तो यहाँ से 0 है, हमें सबसे ज्यादा, हमें देखो 0 है, यहाँ पे हमें प्रोटीन कहाँ तक नहीं मिली है, 15 नंबर ट्यूब तक, 0 से 15, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लोग 15,
15 नंबर ट्यूब से हमारे प्रोटीन मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखो एंड देन सबसे हाईएस्ट कहाँ मिली है अपन को, देखो यहाँ पे 16 में मिली है, सॉरी 16 में मिली है ना, 15 तक नहीं मिली थी, 16 में, यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 16, ये लो 16 में मिलना स्टार्ट हो गई थी, धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। हाईएस्ट कौन से में हो रही है 25th, तो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो हाईएस्ट कौन सी में हो रही है 25th, और डाउन कहाँ हो रही है, ये वाली ये जो वैल्यू है ये कौन सी है 25th है। एंड देन डाउन कहां पर हो गई, डाउन 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 कहां पर हो गई है, देखो यहाँ पे देखो 16 में मिली थी प्रोटीन, देखो हाईएस्ट हो रही है, देखो धीरे धीरे ओडी ओडी इंक्रीज हो रही है एंड देन यहाँ पे टॉप पे चलेगी। तो 25th 26 एंड 27 वाली ट्यूब यहाँ पर है, ठीक है। एंड देन अब डाउन होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, होती जा रही है, कहाँ डाउन हो गई है यहाँ पे 36 पे। तो ये वाली जो स्टेज है ना, ये वाली जो स्टेज है ये 36 वाली है, और ये वाली कौन सी 35 वाली। क्यों, अब देखो बच्चों ये कहां तक नहीं मिली, ये कहां तक नहीं मिली, ये कहां तक नहीं मिली, ये नहीं मिली है हमारे को कहां तक, देखो अगर अपन देखते हैं तो, अगर अपन देखे तो ये कहां तक देखने में नहीं मिली, रीडिंग नहीं मिटाऊंगा मैंने कहा था कोई रीडिंग नहीं मिटेगी अपनी, क्योंकि तो रीडिंग से ही हम काम करेंगे पूरा, ठीक है। अब मैं ये वाली रीडिंग मिटा सकता हूँ, क्योंकि ये तो अपन ने ले लिए, ये तो ले लिया अपन ने, ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। अब देखो बच्चों ये कहां तक नहीं मिली, 36 कहां है, 36 वाली ट्यूब, 36, ठीक है। 36 में ये डाउन आपकी कितने हो गई थी, ये देखो 36 आपकी हाईएस्ट कितने 25 में, ठीक है, 25 26 एंड देन सबसे ज्यादा डाउन कहां हो गई है 36 में डाउन हो गई है, 36 में डाउन हो गई है, 37 में एकदम जीरो है, तो 37 में एकदम जीरो है, तो इसको अपन ऐसे करते हैं कि 36 कर देते हैं, यहाँ पे 0.1 होगी एंड 37 में बिल्कुल ही जीरो है, जीरो हो रही है। कहां से कहां तक जीरो है बच्चों, ये देखो ये कहां से कहां तक जीरो है, ये है अपनी 60 तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना है, ये 60 हो गया एंड 60 के बाद में 61 से ये आपकी ओडी वापस मिलना स्टार्ट हुई है, तो ये 61 एंड देन कहां तक मिली है बच्चों, कहां तक मिली है, कहां पे हाईएस्ट है, ये कहां पर हाईएस्ट मिली है, ये देखो ये कहां पर हाईएस्ट मिली है बच्चों, ये बताओ 61 में मिलना स्टार्ट हुई है एंड 70 वाले में, तो ये वाली जो ये जो है ये 70 है बच्चों, 71 वाली ट्यूब है जिसमें हाईएस्ट ओडी देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड आपकी कहां से कहां तक मिली है, मैं इसको यहां तक मिटा रहा हूं, अब ये वाली जरूरत नहीं है, अपन यहां तक अपन ने बना लिया है, इस वाली रीडिंग की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। एंड देन कहां तक मिली है, देखो बच्चों ये कहां तक मिल रही है अपन को, ये कहां तक मिल रही है जल्दी से बताओ, ये देखो 71 वाले में हाईएस्ट मिली है, 70 वाले में 1.0 मिली है एंड देन डाउन कहां हो गई है 83 वाले में, 82 वाले में डाउन हो गई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 82 वाला है एंड 81 वाला कौन सा है, ये 81 वाला है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या होगा, एक कर्व देखने को मिला, इस कर्व ने हमें पूरा मिटा लूंगे बच्चों, ये कर्व देखने को मिला, इस कर्व ने हमें क्या बता दिया कि आपकी हाईएस्ट ओडी कहां पर है एंड लोएस्ट कहां पर है। तो देखो जब भी हम प्रोटीन को सेपरेट करेंगे, तो अगर दो प्रोटीन आ रही है, दो प्रोटीन को सेपरेट करें तो हमारे क्या हुआ, एक ग्राफ प्लॉट हुआ, इस ग्राफ ने हमें बताया यहाँ पे क्या थी, नंबर ऑफ ट्यूब थी, उसने ये बोल दिया कि आपकी जो ओडी जब मिलना स्टार्ट हुई है 0 to 15 तक आपकी ये ओडी कितनी थी, एकदम जीरो ही रही है एंड 16 होते ही आपकी 0.1, यहाँ पे क्या होगा, लाइक अपन बोल सकते हैं 0. यहाँ लिख सकता हूँ मैं 0.1 0.2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0.9, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बच्चों, 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 एंड 1, ठीक है। क्या है ओडी, ऑप्टिकल डेंसिटी है बच्चों प्रोटीन, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हमने देखा कि हाईएस्ट ओडी आपकी 1 कहां देखने को मिली, 25 वाले में देखने को मिल रही है एंड देन डाउन हो गई है, तो ये पीक किसकी है, ये पीक है प्रोटीन ए की पीक है और ये प्रोटीन बी की पीक है, ठीक है। मतलब ये किसकी पीक है, अपन ने क्या बनाया था, एक तो अपन ने बनाया था ये ट्यूब थी, ट्यूब के अंदर बड़ी प्रोटीन थी और एक अपनी थी छोटी प्रोटीन, एक अपनी थी क्या छोटी प्रोटीन, जो छोटी प्रोटीन थी शायद उसका नाम अपन ने ए रखा था, बी रखा था, बड़ी का अपन ने ए रखा था बी, तो बड़ी का ए है छोटी का बी है, ऐसा मान लो, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है कि आप बोलोगे सर वहां पे तो आपने ये रखा था, अब याद तो है नहीं, वो तो मिटा दिया, ठीक है। तो वो तो आप देख लोगे वीडियो को वापस बैक करके कि क्या था क्या नहीं,
ठीक है। जो बड़ी साइज की जो प्रोटीन थी वो रख रहे हैं अपन ए, एंड छोटी साइज की जो प्रोटीन है, छोटी साइज की जो प्रोटीन है वो क्या है बी। तो देखो ए प्रोटीन देखो जल्दी सेपरेट हो गई, ठीक है, एंड प्रोटीन बी सेपरेट हो रही है थोड़ा लेट। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बी सेपरेट क्यों हो रही है? क्योंकि ये साइज में छोटी है, स्मॉल साइज प्रोटीन है। ये क्या है? स्मॉल साइज प्रोटीन है, स्मॉल साइज प्रोटीन है। तो स्मॉल साइज की प्रोटीन को साइज के बेस पे कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है, साइज के बेस पे हम सेपरेट कर रहे हैं। तो स्मॉल साइज प्रोटीन क्या हो रही है? सेपरेट हो रही है लेटर। एंड आपकी ये क्या है? लार्ज साइज प्रोटीन है बच्चों, ये है लार्ज साइज प्रोटीन। अब बच्चों अगर एग्जांपल देखो, इसी से मैं एक एग्जांपल भी क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देखो यहाँ पे समझ में आ गया आपको एकदम, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने ऑडी देख ली है। ये ट्यूब अपन ने आपको कुछ नहीं करना है, वो कॉपी आप कॉपी और नोट्स तो बनाओगे ही, तो कॉपी नोट्स में रीडिंग देखना, एंड रीडिंग देख के ऐसे कार्ड प्लॉट कर सकते हो। मेरे पास जगह कम है इसलिए मेरे को मिटाना पड़ रहा है। अब देखो बच्चों, अगर इनकेस कोई साइंटिस्ट बोला, एक साइंटिस्ट ने बोला मैं रिसर्च कर रहा हूँ वापिस से, उसका मन करेगा रिसर्च करने का, उसने बोला एक प्रोटीन है फाइब्रस है, और एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है फाइब्रस है, और एक प्रोटीन है ग्लोबुलर, एक प्रोटीन है ग्लोबुलर। तो ये तो हो गए अपने ग्लोबुलर, और ये हो गए अपने फाइब्रस। अब फाइब्रस प्रोटीन है, दोनों का ही मॉलिक्यूलर वेट है 40 किलो डाल्टन, दोनों का ही मॉलिक्यूलर वेट है 40 किलो डाल्टन। अब बताओ जल्दी से कौन सी प्रोटीन पहले सेपरेट होगी, कौन सी प्रोटीन पहले सेपरेट होगी? ये एक फाइब्रस है और एक है आपकी ग्लोबुलर। तो देखो बच्चों, जिसका साइज ज्यादा होगा बड़ा, वो ही पहले निकलेगा। आपको ये बता चुका हूँ, जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो ही पहले आएगा, जिसका साइज छोटा है वो नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? फाइब्रस प्रोटीन की साइज क्या होती है? फाइब्रस प्रोटीन की साइज एज कंपेयर टू ग्लोबुलर प्रोटीन ज्यादा होती है। तो अगर मैं इसी ग्राफ के अंदर इन दोनों को पुट करूं, तो यहाँ पे मेरे को ये वाली जो प्रोटीन है, ये वाली जो प्रोटीन मिलेगी वो मिलेगी मेरे को फाइब्रस, ये फाइब्रस होगी, एंड ये होगी हमारी क्या? ग्लोबुलर। ठीक है, इसी के अंदर अपन पुट कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, दोबारा से मिटा के बनाऊंगा, आपका टाइम खराब होगा, मेरे जो क्या होगा, मेरा तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बट इतना टाइम खराब नहीं करना आपका, एक एक टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, तो मैंने क्या करा, एक एक क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है, और ये सीएसआर के अंदर या गेट में से किसी एक में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं फिक्स रीडिंग में बता रहा, क्योंकि याद नहीं है, बता क्या नहीं रहा, याद ही नहीं है, फिक्स रीडिंग किसको याद होगी? अपन तो बस ये देख रहे हैं कि हाँ क्या है क्वेश्चन, क्या है वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये दिया था कि रिसर्चर है, उन्होंने क्या करा है, एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि दो प्रोटीन थी, फाइब्रस एंड आपकी फाइब्रस थी एंड ग्लोबुलर थी। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम था, 40 किलो डाल्टन है। क्या उन्होंने वेट देते हैं या नहीं देते, कोई डजंट मैटर। उन्होंने बोला बोथ मॉलिक्यूलर वेट आर सेम बट देयर प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, लाइक ए इज ए फाइब्रस एंड बी इज ए ग्लोबुलर, ए इज ए फाइब्रस एंड बी इज ए ग्लोबुलर। देन बताओ कि कौन सा ग्राफ सही है। अब देखो बच्चों, इसमें ग्राफ भी कैसे आते हैं, ऐसे ग्राफ आ जाते हैं, ए एंड बी एंड ए, हम ऐसे 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 ग्राफ कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ आ जाते हैं ऐसे, यहाँ पे आपके, या आपके एक ही ग्राफ आया, या आपका एक ऐसे ग्राफ आ गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या बता के जा रहा है कि ए प्रोटीन पहले आई है और बी प्रोटीन बाद में आई है। ये बता रहा है बी प्रोटीन पहले आई है, ए प्रोटीन बाद में आई है। ये बोल रहा है एक ही आई है, और ये बोल रहा है एक ही आई है। तो अगर ऐसे कोई ग्राफ आ रहे हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी है। अब देखो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आया था, ऐसे ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, तो हमने क्या देखा कि ए प्रोटीन क्या है, फाइब्रस है। हमने क्या देखा, ये फाइब्रस प्रोटीन है, और इसका साइज क्या होगी एज कंपेयर टू ग्लोबुलर प्रोटीन ज्यादा होगी। तो ए प्रेसिपिटेट फर्स्ट एंड देन बी इज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, मतलब ए सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगी, ए सबसे पहले बाहर आएगी, एंड देन बी क्या होगी, बीट से होते हुए आ रही है, तो टाइम लगा रही है, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन है, साइज ज्यादा नहीं है, ग्लोबुलर प्रोटीन की साइज कम है, फाइब्रस की साइज क्या है, ज्यादा है। तो इस बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आते हैं, ए बाई नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाए, ए प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट इज 35 किलो डाल्टन, बी प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट इज 60 किलो डाल्टन, and C protein molecular weight is 80 kilodalton, and D protein molecular weight is 20 kilodalton.
एंड देन बताओ कि इनका प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इनका, जैसे कि अपन ने बोला कि आपका क्रिएटिन प्रोटीन है, ठीक है, या आप कुछ भी एक्सवाइजेड नाम दे सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तरह से अगर ए प्रोटीन बी सी एंड डी, तो हमें पता है कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी सेपरेट कर रही है मॉलिक्यूल का बेस अपन दिया साइज, बेस अपन दिया साइज, कि उनकी साइज जो जिसकी साइज सबसे ज्यादा बड़ी है वो सबसे पहले सेपरेट हो रहा है। तो सबसे बड़ी साइज किसकी है, सी सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा। सी के बाद कौन आएगा, बी आ जाएगा। बी के बाद कौन आ रहा है, ए आ जाएगा। ए के बाद कौन आएगा, डी आएगा। तो इसकी पीक क्या आएगी, इसकी पीक ऐसे आएगी, ऐसे पिक देखने को मिलेगी। मतलब ये सी की होगी, या बी की होगी, ये ए की होगी, और ये डी की होगी। ये ये जो प्लॉट है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। ठीक है, अब लाइक अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, ए प्रोटीन है 10 किलो डाल्टन, बी प्रोटीन है 100 किलो डाल्टन, सी प्रोटीन इज 40 किलो डाल्टन, डी प्रोटीन इज 90 किलो डाल्टन, एंड ई प्रोटीन इज 150 किलो डाल्टन। अब बताओ सेपरेशन ऑर्डर क्या होगा। सेपरेशन 5 प्रोटीन है, मतलब 5 पीक आएगी, 1 2 3 4 5, लो 5 पीक आ गई। अब देखो बच्चों, एक और चीज है, आपने बोला सोच रहे होंगे सर आपने ये पीक ऊपर नीचे क्यों बना दी। तो देखो पीक की जो हाइट इंक्रीज हो रही है, ये आपको इंडिकेट कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। पीक पीक है ना, पीक हाइट जो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हाईएस्ट पीक है तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है, अगर लो पीक है तो लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, बहुत कम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है। अब देखो ए, तो ए अगर इसका सेपरेशन ऑर्डर निकालते सबसे ज्यादा प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट किसका, ई का है। ई के बाद कौन है, ई के बाद बी आ रहा है। बी के बाद कौन है, डी है। डी के बाद कौन है, डी के बाद कौन है, सी है। और सी के बाद कौन है, ए। तो पी कैसे अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे बोलेंगे ये ई वाली प्रोटीन है, ये बी प्रोटीन है, ये डी प्रोटीन है, एंड ये सी है, और ये ए है। और ए की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, डी की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। इस पीक के ऊपर में अगर मैं बनाना चाहूँ तो 10 क्वेश्चन बना सकता हूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लेस देन ही है, सबसे लेस है। ठीक है, लेस देन सी डी बी एंड डी। बी हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पीक इज इंडिकेट व्हाट, पीक इज इंडिकेट हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। हाईएस्ट पीक हाईएस्ट कंसंट्रेशन, लोएस्ट पीक लो कंसंट्रेशन। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, ये समझ में आ गया पूरा का पूरा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन हमने ये कर लिया, एक क्वेश्चन ये कर लिया, एक आपका ग्लोबुलर एंड फाइब्रस वाला कर लिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक बार के लिए नोट करो। देन एक छोटा सा टॉपिक और बताना आपको। अब देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है, एक छोटा टॉपिक और है। टॉपिक क्या है, देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज होती है। लाइक अपन बोले देखो आपकी जो फ्लो रेट होती है ना बच्चों, ये आपकी सेपरेशन में बहुत हेल्प करती है। लाइक अगर मैं बोलूं कि अगर मैं, ये मेरी ब्यूरेट है, ये मेरी ब्यूरेट है, और ये बीट से मेरे, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या करी, इसकी फ्लो रेट इंक्रीज कर दिया है। इसने बोला कि आप क्या कर दो, फ्लो रेट इंक्रीज कर दो, फ्लो रेट इंक्रीज कर दो बच्चों। तो फ्लो रेट अगर इंक्रीज हो जाएगी तो, और यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन है, लाइक आपकी ए एंड बी प्रोटीन है, यहाँ पे ये प्रोटीन है आपकी, ये प्रोटीन है। अब फ्लो रेट इंक्रीज करने का से दिक्कत क्या आती है बच्चों, जो हमें वो ग्राफ देखने को मिलेगा ना बच्चों, वो क्या करता है, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा ऐसे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे क्यूब नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, डन है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा था, ओडी चेक करी थी। अब देखो बच्चों से दिक्कत क्या आती है, सोचो अगर आपका ऐसा ग्राफ आ रहा है, अगर आपने फ्लो रेट इंक्रीज कर दी, फ्लो रेट डाउन है तो आपका ग्राफ क्या आ रहा है, फ्लो रेट डाउन थी तो आपका ग्राफ आ रहा था ऐसे। तो इससे तो हम इजीली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं कि ये ए प्रोटीन ही है और ये बी प्रोटीन ही है। बट ऐसे में दिक्कत कहाँ आती है, देखो ऐसे में दिक्कत क्या आती है, इसमें क्या दिक्कत आएगी कि आपका जो ए प्रोटीन है, देखो ए प्रोटीन कहाँ तक जाके मिल रही है, कहाँ तक मिल रही है आपको,
14 तक मिल रही है, और बी प्रोटीन कहाँ से आना स्टार्ट कर दिया, बी प्रोटीन आ गई थी आपके पास 10th वाले में ही। मतलब आपकी जो 10th से लेकर के आपकी 15 तक जो प्रोटीन है, 10th से लेकर के जो 15 तक जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन या आपके पास जो ट्यूब है, सॉरी आपके पास क्या है, जो ट्यूब है 10th 11 12 13 14 15, इस ट्यूब के अंदर ए एंड बी बोथ प्रोटीन आर प्रेजेंट। दोनों के दोनों प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। मतलब 1 नंबर में तो कुछ प्रोटीन ही नहीं है, 2 में नहीं है, 5th से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, 5th से बढ़ना स्टार्ट हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे तो कोई प्रोटीन ही नहीं थी। 5th 6th 7 8 एंड 9th के अंदर आपका 5th 6th 7 8 9 के अंदर आपकी ए प्रोटीन है, एंड देन यहाँ पे 16 17 18 एंड 19 देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बी प्रोटीन है, एंड मिक्सचर मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो मिक्सचर मिल रहा है, तो यहाँ पे फ्लो रेट इंक्रीज करने से क्या दिक्कत आ रही है कि आपको मिक्सचर वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। अब एक और चीज है, कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्यूरेट लेंथ अगर इंक्रीज करो डिक्रीज करो तो उसका क्या इफेक्ट है, तो देखो नॉर्मल ब्यूरेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने क्या कर दी, ब्यूरेट की लेंथ भी डिक्रीज कर दी। ब्यूरेट की लेंथ जो कि क्या थी, अगर नॉर्मल देखे तो देखो ऐसी थी, आपने ब्यूरेट की लेंथ वो क्या कर दी, ट्यूब लेंथ क्या करी, डिक्रीज कर दी। तो ट्यूब अगर डिक्रीज करोगे तो अभी आपको क्या मिलेगा, आपके जो आयंस है, आपकी जो प्रोटीन्स है, वो क्या होगा, जल्दी से सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमारे को क्या होगा, मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। तो ब्यूरेट आपकी लेंथ या आपकी फ्लो रेट इंक्रीज करने से क्या देखने को मिल रहा है, गुड सेपरेशन है या बैड सेपरेशन है, बैड सेपरेशन है। तो अगर हमारे को सेपरेशन करना है प्रोटीन ए को बी से, सेपरेशन का मतलब ही क्या है, अलग करना। सेपरेशन का मतलब है कि एक दूसरे को अलग करना है, ठीक है, मिक्सचर है, मिक्सचर को अलग करना है। तो अगर मैं फ्लो रेट अगर हाई करता हूँ, ब्यूरेट लेंथ डिक्रीज करता हूँ, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे सेपरेशन गुड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग टाइप में देखने को मिल सकता है। या मैं बोलूंगा कि 10th नंबर वाली ट्यूब के अंदर ए एंड बी प्रोटीन है, 11th में भी है, 12th में भी है, 13 में भी, 14 एंड 15 के अंदर भी है, ठीक है। एंड देन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 15 के अंदर भी है, 16 17 18 एंड 19 इसमें ही है बी प्रोटीन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ मिक्सचर है। तो मेरे को अगर गुड सेपरेशन चाहिए, मुझे अगर सेपरेशन अच्छा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ब्यूरेट की लेंथ जो नॉर्मल है उसको नॉर्मली रहने दूंगा, उसका हाइट को छेड़ूंगा नहीं। सेकंड, जो मेरी फ्लो रेट है उसको मैं डाउन करके चलूंगा, उसको मैं हाइट उसकी ब्यूरेट की जो फ्लो सॉरी आपकी जो फ्लो रेट है, ठीक है, उसको मैं इंक्रीज नहीं करूंगा। अगर इंक्रीज करूंगा, लाइक अगर मैं बोल दूं कि मैं कर रहा हूँ 10 ml पर मिनट, 10 ml पर मिनट, तो 10 ml एक ही मिनट में 10 ml निकल रहा है, ठीक है। और एक मैं बोल रहा हूँ कि 1 ml पर मिनट, तो यहाँ पे आपको टाइम जरूर लगेगा, पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे टाइम यहाँ पे टाइम कंज्यूम है आपके, आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो, बट दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे कि आपको मिक्सचर देखने को मिल सकता है बच्चों। यहाँ टाइम लगेगा बट सेपरेशन बहुत अच्छा होगा, ना टाइम लगेगा, टाइम टैकिंग है, बट सेपरेशन बहुत ही अच्छा है। क्यों, क्योंकि आपको ग्राफ ऐसे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, फ्लो रेट, यहाँ पे क्या है, फ्लो रेट क्या है, डाउन है, फ्लो रेट डाउन है, और इस जगह पे क्या है, फ्लो रेट हाई है, फ्लो रेट क्या है, हाई है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फ्लो रेट हाई एंड डाउन का भी सेपरेशन पे इफेक्ट पड़ता है, ब्यूरेट लेंथ हाई एंड डाउन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब ब्यूरेट का जो साइज इंक्रीज और डिक्रीज का भी फर्क पड़ता है। तो ये आपकी जो प्रोटीन आपने जो टेक्निक पढ़ी है, ये आपके साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिएशन, जेल फिल्ट्रेशन या मॉलिक्यूलर ट्यूब क्रोमेटोग्राफी अपन ने आज कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये पूरे के पूरे अच्छी तरह समझ में आया हो। कोई भी अगर आपको डाउट रहा है तो आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, आप उस पर आप अपने कमेंट्स में आप बता सकते हो कि इस तरह की डाउट है, अब मैं आपका जैसे ही वो चैट देखता हूँ वैसे ही मैं आपका आंसर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे देखो ज्वाइन करने से आपको एक फायदा है कि वहाँ पे डेली आपकी गेट की तैयारी हो रही है, गेट एमसीक्यू डेली वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, गेट एमसीक्यू की डेली वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। तो अगर आपने गेट एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही कर ली तो आपके मोस्ट ऑफ द क्या है, गेट के क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं वहाँ पे गेट के एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ के वीडियो भी है, कुछ के मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि पेज के ऊपर ही आपका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो आप वो भी आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी आपका ही ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करो, एंड देन क्या करो, अपनी जो भी आपकी इंक्वायरी है, आपकी जो भी क्यूरी है, आप वहाँ पे जाकर पूछ सकते हो। आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो कि सर ये डाउट आ गया, बताओ कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ये सीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सीएसआई के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ाऊंगा, और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे भी क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद मैं अगर इसका एक और सीरीज लेता हूँ, ठीक है, आयन, क्योंकि ये तो अभी एक ही पार्ट हुआ है,
अभी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी करनी है अपन को। आयन के अंदर भी कैटायन एक्सचेंज अलग होगी, एनायन एक्सचेंज अलग होगी, एंड देन आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी अलग है। तो वो करते करते एक पार्ट बनेगा। एंड देन मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को अगर मैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के साथ में ऐड कर दूं तो क्या एमसीक्यू सीएसआर दे सकता है। अगर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को मैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी से अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो क्या क्वेश्चन बन सकता है और उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों साथ में, ठीक है। रैंडम क्वेश्चन बनाऊंगा, रैंडम आंसर अपन को देने पड़ेंगे, ठीक है। आप इजीली एग्जाम को इजीली आप इस टेक्निक को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कभी भी आप मुझसे बोल सकते हो सर यहाँ दिक्कत है, मैं आपका आंसर दूंगा। समझ में आ रहा है। एज ए टीचर नहीं, एज ए एल्डर ब्रदर मानो, एंड देन आप मुझसे बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हो, बेझिझक आप मुझसे बात कर सकते हो कि सर ये दिक्कत है, या भैया ये दिक्कत है, भाई ये दिक्कत है, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई होनी चाहिए बस अपनी, ठीक है। आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अगर आपको सीएसआई में हो रहा है या गेट में हो रहा है, किसी में भी हो रहा है, और मेरी अगर हल्की से भी अगर मदद हो रही है, मैं आपकी हल्के से भी मदद कर पा रहा हूँ आपकी, तो ये आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। आज मुझे कुछ आता है तो मेरे को बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं भी भूल जाऊंगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया ना कि देख के जाऊँ आप लोगों को सब कुछ, ठीक है। तो नॉलेज है बच्चों, जितना बढ़ेंगे उतनी बढ़ेगी। तो जितना हो सके इसको स्प्रेड करो, किसको, आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। जितना हो सके आप क्या करो, शेयर करो, क्योंकि अगर आपकी हेल्प हो रही है तो कोशिश करो कि दूसरे की भी हेल्प हो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है, देन आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। लाइक जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।